बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा उबैदुल्लाह नाम है। हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 11 है, इन्फ्रेंस कंसर्निंग पॉपुलेशन वेरिएंस एंड अ रेशो ऑफ वेरिएंसेस। इस चैप्टर में आप एक पॉपुलेशन के वेरिएंस के हवाले से इन्फ्रेंस पढ़ेंगे। और इन्फ्रेंस का क्या मतलब है? एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये पढ़ेंगे एक पॉपुलेशन के वेरिएंस के हवाले से, और अगर दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस हैं तो उनके रेशो के हवाले से। मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम वरक है उसका एड्रेस भी इस स्लाइड पर गिवन है, आप चाहें तो ये वीडियो उधर देख सकते हैं। चले जी शुरू कर दें इसको। ये चैप्टर 11 के टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। इसमें 11.1 पे आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसमें इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह आ रही है। और 11.2 पे आप इन्फ्लुएंस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस के देख सकते हैं, उसमें भी इंटरवल और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दोनों आती है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। पहले हम एक पॉपुलेशन के वेरिएंस वाला केस देख लें, दो पॉपुलेशन वाला केस थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो पहले इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, इसका मतलब वन पॉपुलेशन वेरिएंस। इस सिलसिले में जो हमारे पास स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होता है उसका नाम है, ये आपको एक्स स्क्वायर लगेगा लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको हम काई स्क्वायर कहते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो आप अल्फ़ा बीटा गेमा पढ़ते हैं ना, तो ये उनमें से एक अल्फ़ाबेट है काई। काई इस तरह लिखते हैं, CHI काई, ठीक है ना। तो ये काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर। और काई स्क्वायर का फार्मूला है n-1 वेयर n is sample size multiplied by sample variance divided by population variance। n-1 multiplied by sample variance divided by population variance। तो पहले तो हम काई स्क्वायर के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होगा एक पॉपुलेशन के वेरिएंस के हवाले से, एस्टिमेशन टेस्टिंग में वगैरह में। Whenever a simple random sample of size n is selected from a normal population, the sampling distribution of chi-square has a chi-square distribution with n-1 degree of freedom। ये थोड़ा सा ज़रा मसला है, यहाँ पर भी काई स्क्वायर, यहाँ काई स्क्वायर। असल में इस स्टैटिस्टिक का नाम भी काई स्क्वायर है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम भी काई स्क्वायर है। तो ये थोड़ा सा बार बार काई स्क्वायर लफ्ज़ बोलते हैं, तो इस पर परेशान ना हो। वेयर काई स्क्वायर इक्वल टू वही फार्मूला जो मैंने इधर बता दिया था। और इसमें ये एस स्क्वायर क्या है? ये सैंपल वेरिएंस है। ये सैंपल आप जानते हैं, ये सैंपल वेरिएंस का फार्मूला। और इसी के हवाले से रिलेटेड फंक्शन जो एक्सेल में हैं, तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर इनवर्स, ये दो फंक्शन है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चले जी अब हम आगे जाते हैं और इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले थोड़ा सा इंटरवल एस्टिमेशन के मुतालिक हम मुख्तसर सी थ्योरी पढ़ लें, इसके बाद एग्जांपल पे चले जाते हैं। The 1 minus alpha into 100% confidence interval for chi-square is given by this formula। अच्छा, ये chi-square इनवर्स, ये चीज़ ये वो है जो आप एक्सेल से मालूम करेंगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा ये रिलेटेड फंक्शन। और काई स्क्वायर इनवर्स 1 माइनस अल्फा बाई 2 और DF, ये भी आप एक्सेल से ही देखेंगे, ठीक है ना जी। पहले ये अल्फा और 1 माइनस अल्फा 100%, ये क्या है ये मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको बता दूँ। आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि अल्फा की वैल्यू 5% है, अल्फा की वैल्यू है 5% यानी 0.05, ठीक है ना। इसको आप 1 से माइनस करें, ठीक है, इसको आप 1 से माइनस करें, तो 1 माइनस 0.05 ये आ गया, और ये इंटू 100 कर दें, इंटू 100, तो ये आपको पता चला कि ये 1 माइनस अल्फा इंटू 100 आ रहा है 95।
ठीक है, यानी ये है 95%। ये देखें, ये जहां अभी माउस पड़ा हुआ है यहाँ से लेके इस 100 तक, इस परसेंटेज साइन के बगैर इस 100 तक, ये है 95। तो ये सारा बनेगा 95% अगर अल्फा 5% हो। अगर अल्फा 1% हो तो आप देखेंगे कि ये 99% बनेगा बहरहाल। सो जनरली हम कहते हैं 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल 5 काई स्क्वायर इज गिवन बाई, और ये काई स्क्वायर का लोअर लिमिट है और ये उसका अपर लिमिट है, और ये हम एक्सेल से मालूम कर सकते हैं। वैसे इसके स्टैटिस्टिकल टेबल भी मिलते हैं, लेकिन जब से ये ऑनलाइन का तरीके से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया तो मैं अक्सर इसको एक्सेल से ही बता देता हूँ। और इसके बाद इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कि एक नंबर होगा, एक्सेल से आसानी से मालूम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक कि हम कम्प्लेक्स सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली एक नंबर होगा, एक्सेल से आके हम इधर रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली ये एक नंबर है, एक दूसरा नंबर है काई स्क्वायर, ये काई स्क्वायर हम इससे रिप्लेस करेंगे क्योंकि यही इसका फार्मूला है। तो इस तरह रिप्लेस करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करके और उसको सिग्मा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। तो जो सिग्मा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास वो ज़रूर वो इंटरवल हो जाएगा जो हमें चाहिए। बाकी इसमें ये 1 माइनस अल्फा जो है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है और अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए। An automotive part must be machined to close tolerance to be acceptable to customer। कोई ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स हैं और उनके साथ ये है कि उनको बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ बनाना ज़रूरी है, वरना कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन कॉल फॉर अ मैक्सिमम वेरियंस इन द लेंथ ऑफ पार्ट टू बी 0.0004, यानी आप इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रख सकते। मैक्सिमम वेरियंस है 0.0004। Suppose sample variance for 30 parts turn out to be 0.0005। आपने क्या किया कि 30 पार्ट का सैंपल लिया और उसका जो वेरिएंस मालूम किया तो उसका आंसर आया 0.0005। अब इन इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना। ये है क्वेश्चन, और यहाँ मैंने लाइन खींच दी है, नीचे हम इसका आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको पहली बात तो ये है कि आपको गिवन जो बातें हैं, एक तो ये कि सैंपल साइज आपके पास 30 है, और इससे पता चला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास चूंकि वो n-1 के बराबर होता है तो 30-1 आपके पास 29 हो जाएगा। एस स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है, वही मैंने इधर कॉपी कर दिया। अब ये वो जो है द 95% कॉन्फिडेंस, ये वो है 1 माइनस अल्फा इंटू 100%, ये है 95% बहरहाल। और इसी से हमें पता चल रहा है कि अल्फा 5% हो गया, क्योंकि 95% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो बाकी जो रह गया वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, और वो अल्फा है 5%। तो इसके बेस पे काई स्क्वायर का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये बनेगा। ये वही फार्मूला है जो पिछले स्लाइड पर मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इस फार्मूले के लिए ज़रूरी कुछ कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। चले इस फार्मूले के लिए, ठीक है जी। एक बात आपको समझ आ गई कि जो है अल्फा हमारे पास 5% है, तो एक बात ये कि अल्फा बाई 2 कितना होगा, ये वाला अल्फा बाई 2 कितना होगा, ठीक है। ये देखें 0.05 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.025, ठीक है। ये हो जाएगा ये अल्फा बाई 2 की वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख चुके हैं कि 29 है, तो यहाँ पर हम 29 पुट करेंगे। 1 माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा, तो ये देखें 1 से इसको ज़रा माइनस करें, 1 माइनस 0.025, तो 0.975 हम यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 29 पुट होगा। अब मैं आपको एक्सेल की मदद से बताता हूँ कि ये वैल्यूज आप कैसे मालूम करते हैं, ये वैल्यूज आप कैसे मालूम करते हैं।
हमारे पास अल्फा कितना है, अल्फा है 0.05, ठीक है ना, ये अल्फा की वैल्यू। अच्छा जी, अगर इस अल्फा को 2 पे डिवाइड कर, अल्फा बाय 2, तो ये तो खैर जस्ट मैंने एक सिंबल बना दिया। यहाँ देखें इसको, इक्वल टू दिस नंबर डिवाइड बाय 2, ये 0.025 हो गया, 0.025 हो गया। अच्छा जी, 1 माइनस अल्फा बाय 2 देखें, 1 माइनस और अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इक्वल टू 1 माइनस दिस नंबर, ये वो 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये वो सारी कैलकुलेशन जो अभी कैलकुलेटर पे कर रहा था वैसे ही मैंने इधर भी कर दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस क्वेश्चन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था 29 है, क्योंकि 30 हमारे पास सैंपल साइज है। अब आप वो काई स्क्वायर के कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इक्वल टू CHI काई, ये काई इनवर्स, काई स्क्वायर इनवर्स मुझे ये वाला चाहिए फिलहाल। अच्छा जी, वो कह रहे प्रोबेबिलिटी कितनी है, और काई स्क्वायर इनवर्स के लिए पहले आपने ये प्रोबेबिलिटी लेनी है और लोअर लिमिट के लिए, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना और सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना। तो ये 16.04707, खैर है, थोड़ा सा देख ले इधर, इस नंबर को ज़रा याद रखें और इधर देखें। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि ये नंबर कहाँ से आया है, और ये है वो 0.025 और 29। तो बहरहाल काई स्क्वायर की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ज़रा दूसरी वैल्यू देखिए, इक्वल टू काई, वही काई स्क्वायर इनवर्स ना, और अब की दफ़ा आप 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये है वो 1 माइनस अल्फा बाय 2 कामा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 45.7229 इसको याद रखें, और ये देखें ये वो अपर लिमिट है। तो बहरहाल काई स्क्वायर के लिए ये लोअर लिमिट हो गया, या अपर लिमिट हो गया। मैंने कहा था डियर स्टूडेंट कि इस पूरी लंबी कहानी से परेशान ना हो, इसका आखिर में एक नंबर आ जाना है, इससे भी एक नंबर आ जाना। अब हमने ये करना है कि काई स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। काई स्क्वायर का क्या फार्मूला है, n-1 a स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। इसमें जो जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो तो पुट कर लें। n की जगह 30 पुट करेंगे तो n-1 29 हो जाएगा। a स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी, या ये वाली वैल्यू 0.005। इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। ये देखें 29 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो ये है 0.0145। ये मैंने इस तरह डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, उसको तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी तो वैल्यू ज़ाहिर नहीं होगी। तो ये अब आप काई स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे ऊपर फार्मूले में। तो इस फार्मूले में हम काई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया है कि इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल क्या क्या मतलब है, ये फिगर ऊपर चला गया और ये फिगर नीचे आ गया, मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। इसी तरह इस नंबर के नीचे भी आप जानते हैं कि वो 1 मौजूद होता है, तो वो 1 ऊपर चला गया और ये नंबर नीचे आ गया। इस तरीके से ये रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा जी, और अब आपने क्या करना है कि इस पूरे, अच्छा रेसिप्रोकल लेने से एक अहम काम ये हो जाता है कि ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। ये देखें, ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन था ग्रेटर देन हो गया। बाकी अब आपने 0.0145 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फिगर ऐसे बन जाएगी। और अब इसको और इसको कैलकुलेट करना है, इस नंबर को इस पर डिवाइड कर दे, ये आंसर, इस नंबर को इस पर डिवाइड कर ले, ये आंसर, ठीक है ना जी। तो ये अब आखिरी काम रह गया है, ये आप कैलकुलेट से कर दें, ये तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ज़रा देख लें, ये देखें, यही नंबर हमारे पास पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाई कर लेते हैं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई
16.04707। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? ये एक नंबर लिखा हुआ है और आखिर में लिखा हुआ है E-4, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप चूंकि -4 है, अगर ये +4 होता है तो 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि ये -4 है तो 10⁻⁴ से इसको डिवाइड करेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 0.000904। यही मैंने ज़रा राउंड कर दिया, 5 के बाद मैंने ख़त्म कर दिया और इसको 904 कर दिया। इस तरह ये दूसरे की डिवीजन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। बाकी कैलकुलेटर की अपनी मजबूरी होती है, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा छोटा नंबर जो है ना वो फिर इस फॉर्मेट में ये कर देता है। ये सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपने ये 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बता रहा है, लेकिन बेसिकली इसका यही मतलब है। अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट और इस 9 के बाद, क्योंकि अभी 0 कितना है, 9 और 0 के दरमियान है, तो इस पॉइंट और इस जगह के दरमियान जो है ना 4 डेसिमल का डिस्टेंस है। ये 4 डेसिमल का डिस्टेंस है, ये पॉइंट जहाँ पर है अभी और जहाँ पर वो कैलकुलेटर में है, यहाँ तक ये 4 डेसिमल का डिस्टेंस, और वही -4 हो जाता है, E⁻⁻⁴। तो बहरहाल तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन हो गई है। और इसके बाद जो है ना अब आप देख रहे हैं कि सो द 95% with 95% confidence we can claim that population variance lies somewhere from 0.0003 जो लोअर लिमिट है टू 0.0009 जो अपर लिमिट है, ठीक है। ये अपर लिमिट क्यों है आप गौर करें, ये इसमें सबसे बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा, तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इस पर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इधर कोई थ्योरी में कुछ भी नहीं है, वही बता रहे हैं कि वो जो स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करना है बस वही इस्तेमाल करना है। बाकी 1 - अल्फा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो बाकी सारी वही कहानी है। मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने इसमें बताया कॉन्फिडेंस इंटरवल में, लेकिन इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा मैंने अब बदल दिया है, और वो है यूज अल्फा = 0.05 टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन वेरिएंस स्पेसिफिकेशन इज बीइंग वायलेटेड, ठीक है ना जी। तो आखिरी हिस्सा इस क्वेश्चन का बदल दिया, बाकी सारा वही है। अब इसमें केस में मेरे पास नल हाइपोथेसिस है सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0.0004। ये नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट है सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.0004। असल में ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन में यही वेरिएंस है, और ये वायलेट तब होगा क्योंकि वो मैक्सिमम इतना अलाउ करते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वायलेट हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये वायलेट हो जाएगा, और इससे कम हो तो ये हो या इससे कम हो तो हम कहेंगे कि वायलेट नहीं हुआ। अच्छा, इससे वायलेशन नहीं होती कि सैंपल का वेरियंस इससे ज़रा ज़्यादा आ गया है, देखिए 0.005 है जो इससे ज़रा ज़्यादा है, सिर्फ इससे वायलेशन नहीं होती, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा आ जाए तो ज़रूरी नहीं है इतना, तो बाज़ औक़ात एक थोड़ी मिकदार में चेंज तो बाई चांस भी हो सकती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ज़्यादा आ गया ये बाई चांस है कि नहीं एक्चुअली ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ये सारे टेस्टिंग कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिस तरह गिवन है अल्फा 5% अपने लिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास काई स्क्वायर है जिसका ये फार्मूला है, और उसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1 विच इज 30-1 = 29। बाकी काई स्क्वायर को आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला वैल्यूज पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी सिग्मा स्क्वायर की जगह मैंने कौन सी वैल्यू ली है जो नल हाइपोथेसिस में है
पॉइंट या लेस देन आर इक्वल हो, ग्रेटर देन आर इक्वल हो या इक्वल टू हो, जो भी हो हम हमेशा इक्वल टू ही लेते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में याद रखें इक्वल टू जरूर होगा, खुदा करे इस तरह हो, लेस देन आर इक्वल टू हो तो हम लेंगे इक्वल टू ही। तो बहरहाल ये लेके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आपकी पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि टेस्ट हमारा वन साइडेड है, लिहाजा पी वैल्यू इस तरह होगा, प्रोबेबिलिटी दैट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट का स्क्वायर इज लेस देन 36.25। ये वो तरीका, ये जो चीज़ है ये आपको एक्सेल से बराह रास्त मालूम हो सकती है। का स्क्वायर इज लेस देन 36.25। इसके लिए जो आप एक्सेल में करेंगे का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो इनवर्स वाला नहीं होगा, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू बताएंगे यही 36.25, दूसरा उसको बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा ये कि मुझे कमुलेटिव आंसर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ ट्रू लिखेंगे। ठीक है, ये सारा जब आपका एक्सेल में बताएंगे तो वो आपको एक नंबर दे देगा, और वो है 0.8336, और इसको 1 से माइनस करके यू गेट 0.1664। बहरहाल एक्सेल में ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये देख लें। मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास x की वैल्यू है और वो है 36.25। ठीक है, फिर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है DF और वो है 29, ये वैसे ऊपर भी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और आखिर में ये देखें ना 36.25 है, 29 है, और ये ट्रू है। जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन जो चाहिए वो कमुलेटिव फॉर्म में चाहिए, प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो कमुलेटिव फॉर्म में चाहिए। ठीक है ना जी, तो चले इसको देखते हैं। इक्वल टू मैं यहाँ लिखूंगा CHI का इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और अब की दफ़ा मुझे ये चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला। इसमें ये x की वैल्यू, ये देखें ना, सबसे पहले x है, ये x की वैल्यू कामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कामा, और अब ये कि कमुलेटिव है कि नहीं है, कमुलेटिव है, ट्रू, और ये, और आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये 0.8336 ये वैल्यू है जो मैंने इधर पोर्ट कर लिया, 0.8336, 1 माइनस 0.8336, और 1 से माइनस करके 0.1664। चले जी, अब आपके पास फाइंडिंग ये आ गई है कि आपके पास पी वैल्यू जो है 0.1664 है, विच इज ग्रेटर देन 0.05 और विच इज अल्फा। ठीक है, पी वैल्यू आपकी अल्फा से ज्यादा आ रही है, और इसका मतलब है कि पी वैल्यू हाई है। ठीक है ना, जब ये अल्फा से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा हो तो ये हाई हो जाती है। तो कंक्लूजन में लिखेंगे कि पी वैल्यू इज हाई, so we accept H0. So the apparent high value of sample variance may be attributed to chances having no practical significance. तो ये देख लें कि ये जो आपके पास सैंपल वेरिएंस की वैल्यू ज़रा मामूली ऊपर आ रही है, तो आखिरी रिजल्ट आया कि नहीं, इट मे बी एट्रीब्यूटेड टू चांसेस, ये बाई चांस है ऐसे ही, इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और टेस्ट ये बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, वही सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.0004 ही है। तो यहाँ तक जो डिस्कशन थी वो एक पॉपुलेशन के वेरिएंस के हवाले से। अब हम दो पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात करेंगे और इसके लिए हम उनकी रेशो की बात करेंगे। एक पॉपुलेशन के वेरिएंस को दूसरे पॉपुलेशन के वेरिएंस से डिवाइड करेंगे। चले जी, तो अब दो पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात करते हैं। इसके लिए अहम बात यह है कि एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए जो स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होता है उसका नाम है काई स्क्वायर, लेकिन दो पॉपुलेशन के वेरिएंस के रेशो के लिए जो स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होता है उसका नाम है एफ, और उसका ये फार्मूला है, अगर सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर हो तब। ठीक है, तो उसका ये फार्मूला बनता है। और जब ये सिचुएशन हो तो whenever the independent simple random sample of size n1 and n2 are selected from two normal population with equal variance,
द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक एफ, और एफ कौन सा, वही जो हमने ऊपर बताया है, has an f distribution with n1 minus 1 degrees of freedom for numerator and n2 minus 1 degree of freedom for denominator. मजे की बात यह है कि f डिस्ट्रीब्यूशन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n1 माइनस 1 इसके लिए और n2 माइनस 1 इसके लिए, तो इसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बाकी ये s1 स्क्वायर क्या है, इस सैंपल वेरिएंस फॉर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 आइटम्स फ्रॉम पॉपुलेशन 1, और इसी तरह s2 की आप बात कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्सेल में अहम फंक्शन है वो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है एफ इनवर्स। ये एफ इनवर्स आप समझ गए होंगे, ये काई स्क्वायर इनवर्स की तरह ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में इस्तेमाल होता है, और ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये पी वैल्यू में इस्तेमाल होता है। तो चले जी आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका इंटरवल एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपने दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस की रेशो लेनी है, ना आपको ये नंबर मालूम है ना ये मालूम है, लेकिन उनकी रेशो आपने एस्टिमेट करनी है, इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, तो और आप एफ स्टैटिस्टिक्स से इसको किस तरह करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको वही काई स्क्वायर की तरह का फार्मूला लगेगा, बस वहाँ पर काई स्क्वायर इनवर्स है, यहाँ एफ इनवर्स है, और थोड़ी सी कहानी ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पर भी ये अल्फा बाई 2 1 माइनस अल्फा बाई 2 ये उधर भी था, लेकिन वहाँ 1 डिग्री फ्रीडम का जिक्र था, यहाँ 2 डिग्री फ्रीडम, क्योंकि बहरहाल एफ के 2 डिग्री फ्रीडम होते हैं, df1 df2 df1 df2। बाकी ये 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल है एफ के लिए। और जब आप ये वैल्यूज मैंने बताया था, ये वैल्यू आप एक्सेल से कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू एक्सेल से कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी इस f को आप इस स्टैटिस्टिक से रिप्लेस करेंगे। याद रखें, अगर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर हो फिर तो ये ऐसा गायब हो जाता है, लेकिन अगर ये हमें पता ही नहीं है कि बराबर है बराबर नहीं है, तो फिर हम इस फार्मूले से f का सही पूरा फार्मूला ये वाला है, तो हम इससे रिप्लेस करेंगे, और इसमें चूंकि s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर वहाँ में पता होता है तो उसकी तो वैल्यू लग जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 2 स्क्वायर अलग हमें करना पड़ेगा, और वही उसी के लिए खुद ब खुद इंटरवल मालूम हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। बाकी 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है और अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब आप इसको एक एग्जांपल से देखें। The standard deviation of the diameter of ball bearings produced by two machines were found to be 0.042, ये एक का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और दूसरे का है 0.035, ये दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। एक मशीन है वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, दूसरा दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन, शायद एक की स्पेसिफिकेशन ज़रा अच्छी है बहरहाल, तो जो कम स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है बहरहाल। तो और ये हमने डेटा लिया है बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ साइज 10 ईच, यानी दोनों तरफ से हमने 10 बाल बेयरिंग का सैंपल लेकर ये कैलकुलेशन की है। आपने क्या करना है, फाइंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस। अब आपके पास इस क्वेश्चन में n1 n2 गिवन है, वो है 10, s1 गिवन है ये वैल्यू है, s2 गिवन है ये वैल्यू है। 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट, ये 98% आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 98% ही बताया। ये परसेंट को आपस में काट दें, 98 को 100 पे डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.98, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 0.02 आ जाएगा। ये अल्फा इधर ले आए, 0.98 उधर ले आए, सॉल्व कर ले तो बाहर अल्फा की वैल्यू 0.02 आएगी। और 0.02 अगर अल्फा की वैल्यू है और अल्फा को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा 0.01, और 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा 0.99, ठीक है ना जी। और इसी तरह df1 df2 जो है ना, ये 10 से 1 माइनस करके ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। बहरहाल ये वैल्यूज इधर आप पुट कर लें, वही जो f का कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसे पुट कर ले, तो f इनवर्स इक्वल टू 0.01, ये अल्फा बाई 2 है, 9 9,
एफ इनवर्स ये 1 माइनस अल्फा बाय 2 0.99 और ये 99 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी ये वैल्यू ये सारा कुछ आप एक्सेल में पुट करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, ये एक्सेल में पुट करें ये आंसर आएगा, ये बिल्कुल अभी जैसे मैंने काई स्क्वायर का बताया उसी तरह आएगा। चलिए ये एक में बता भी देता हूँ, ठीक है। ये जरा आपको वो भी नजर आए ये भी नजर आए। चले इस तरह कर देते हैं, कुछ इस तरह करते हैं कि आपको दोनों नजर आए। ये देखें आपको एफ इनवर्स नजर आ रहा है और 0.99 और ये 99। ये जरा देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, चले इधर कर रहा हूँ, इक्वल टू एफ डॉट ये एफ इनवर्स खुद ही इधर आ गया है, ये एफ इनवर्स और प्रोबेबिलिटी वो मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी है 0.99। अच्छा कामा 9 अगेन कामा 9 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो 5.351129 आएगा। देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए 5.35991129 ये आंसर है जो इसका आ गया। इसी तरह वो दूसरा हमने कैलकुलेट किया हुआ, इस तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। बाकी आप f की जगह क्या फार्मूला लगाएंगे, मैंने ये बताया था कि आप ये फार्मूला लगाएंगे, f की जगह ये चीज रिप्लेस करेंगे। इसमें S1 की वैल्यू ये है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है लिहाजा मैंने बाद में इसका स्क्वायर लिया हुआ है। इस तरह S2 की वैल्यू है 0.035 तो उसका भी स्क्वायर लिया हुआ है। इनको आप स्क्वायर लेकर एक दूसरे पर डिवाइड कर ले तो ये 1.44 आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। और ये चूंकि डिवीजन है तो डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। बहरहाल ये सारा कुछ अगर हम इस f की जगह रिप्लेस करें तो ये हमारे पास फार्मूला। अब आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को भी 1.44 से डिवाइड करना है, इस नंबर को भी। असल में मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी को 1.44 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना जी। ये देखिए कुछ इस तरह ये देखें 0.18686 डिवाइडेड बाई 1.44 तो 0.129775। इसी तरह इस नंबर को भी अगर 1.44 से डिवाइड करेंगे तो ये फिगर आएगी। ओके ये हो गया। इसके बाद जब आपके पास ये आ गया तो इसके बाद आपने चूंकि मुझे तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिए, अभी तो सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर है तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा। फाइनली टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में ये होगा ये फिगर ऊपर चला जाएगा वो फिगर नीचे आ जाएगा। जब ये होगा तो इस दौरान ये नंबर नीचे आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा। इस तरह देखें 1 डिवाइडेड बाई 0.12975 तो ये 7.706 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा इधर ऐसे। और इस तरह ये भी रेसिप्रोकल हो गया ऐसे हो जाएगा। अलबत्ता रेसिप्रोकल होने से साइन ये हो जाता है कि ये साइन लेस देन था वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा। अच्छा जी, सो द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इज एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम 0.269 जो लोअर लिमिट है टू 7.706 जो अपर लिमिट है विद 98% कॉन्फिडेंस। तो 98% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो रेशो है इसकी कम से कम वैल्यू 0.269 है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 7.706। ये तो था इंटरवल एस्टिमेशन। अब इसका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और वो बिल्कुल आखिरी काम है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए उसमें यह होता है कि आप एजम्पशन लेते हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर है, लिहाजा इन दोनों की रेशो 1 के बराबर होगी और आपका स्टैटिस्टिक बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। तो बहरहाल बाकी तो वही सारे फार्मूले हैं, कोई नई बात नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Investors commonly use the standard deviation of monthly percentage return for a mutual fund as a measure of risk for the fund. याद रखें
ये जो फाइनेंस वाले हैं ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन को जो इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क फॉर द फंड. A fund that has a larger standard deviation is considered more risky than a fund with a lower standard deviation. ये बात ध्यान में रखें, standard deviation कम हो जाए तो ये ज़्यादा पसंदीदा बात है. standard deviation कम हो जाए तो ये ज़्यादा पसंदीदा बात है. अब इसके बाद ये दो कंपनियां समझ लें, द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अमेरिकन सेंचुरी इक्विटी ग्रोथ फंड एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फाइडेलिटी Growth Discovery Fund were respectively reported to be 15.0% and 18.9% respectively. ठीक है, तो एक अमेरिकन वाले हैं और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 15% और दूसरे फिडेलिटी वाले हैं, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.9%. Assume that each of these standard deviation is based on a sample of 60 months of returns. तो ये 60 months के डेटा पर ये बेस्ड है, ये सैंपल साइज है और दोनों का सैंपल साइज 60 है. ये हमेशा बराबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मेरे पास मुसलसल इस तरह के केसेस आ रहे हैं. बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर हो. तो आखिर में क्वेश्चन है, डू द सैंपल रिजल्ट सपोर्ट द कंक्लूजन दैट फाइडेलिटी फंड हैज़ अ लार्जर पॉपुलेशन वेरिएंस देन द अमेरिकन सेंचुरी फंड. विच फंड इज मोर रिस्की. तो ये बात हमें मालूम करें. सोल्यूशन में आप देख रहे हैं N1 N2 60 है और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ये दोनों 59 हो जाएगा. स्टैंडर्ड डिविएशन 1 जो है वो 18.9, असल में मैं फाइडेलिटी वाले को 1 कह रहा हूँ और ये जो दूसरा वाला है अमेरिकन वाला उसको मैं 2 कह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन 15.0 लिया हुआ है. ठीक है ना जी. अब आपके पास नल हाइपोथेसिस है सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर. ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नॉट गिवन, सो लेट्स अज्यूम, और जब भी ये गिवन ना हो तो आप इसको 5% ले लिया करें. The test statistic is f which is equal to s1 square by s2 square which is distributed as f with degree of freedom 1 59 और degree of freedom 2 again 59. अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट ये वैल्यूज पुट कर लें. 18.9% जो है वो एक्चुअली बनता है 0.189 स्क्वायर और दूसरा बनता है 0.150 स्क्वायर यहाँ पर ये, और इसके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.5876 हो गया. इसके बाद आप पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी है दैट एफ इज ग्रेटर देन 1.5876 और ये मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इस तरह हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एफ इज लेस देन 1.5876 और ये जो आया है ये असल में एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो जो फार्मूला है उससे आप करेंगे एक्सेल से. ठीक है ना जी. चले एक्सेल में मैं बता रहा हूं. इक्वल टू एफ डॉट ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सबसे पहले एक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं सॉरी पहले एक्स की वैल्यू. एक्स की वैल्यू है 1.5876 ये वाली 1.5876. ठीक है, कामा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देना है. DF1 भी हमारे पास 59 है और DF2 भी मेरे पास 59 है और ब्रैकेट क्लोज कर दें. एंटर प्रेस करेंगे. अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी ब्रैकेट इधर क्लोज नहीं होगा, वो कम्युलेटिव मैंने नहीं बताया. कामा कम्युलेटिव ट्रू करना. ठीक है, अब आप बेशक एंटर प्रेस कर दें तो ये आ रहा है 0.960792. ये वैल्यू मैंने इधर लिख ली है और उसको 1 से माइनस करके ये आंसर हो गया है. ठीक है ना जी. अच्छा जी, ये जो मेरे पास पी वैल्यू आ गई है इसके बाद मैं ये देखूंगा फाइंडिंग ये है पी वैल्यू इज इक्वल टू सो मच
विच इज लेस देन 0.05 विच इज इक्वल टू अल्फा। अब पी वैल्यू चूंकि अल्फा से कम आ गई है, दरमियान में लेस देन आ गया है, पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो पी वैल्यू तो लो हो गई है। और लो होने का क्या मतलब है कि वी रिजेक्ट एच नॉट, नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। यानी सिग्मा वन वेरिएंस कौन सा है, वन मैंने फिडेलिटी को डिनोट किया हुआ है, तो इनका वेरिएंस जो फिडेलिटी वालों का वेरिएशन ज़्यादा है और सिग्मा टू अमेरिकन वालों का वेरिएंस कम है। इसका असल मतलब ये है कि फिडेलिटी वाला जो जो भी स्टॉक है, बॉन्ड है, जो भी है, जो भी सिक्योरिटी है फिडेलिटी वालों की, वो ज़्यादा रिस्की है और ये दूसरा कम रिस्की है, अमेरिकन वाला कम रिस्की है। ठीक है ना जी। We therefore conclude that investment in Fidelity is more risky than investment in American Century Equity Growth Fund. तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम ये टेस्टिंग का काम करते हैं। मैं मुसलसल इस तरह के एग्जांपल्स उठा रहा हूँ कि जिससे जो कुछ ये आप स्टैटिस्टिक में पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, खासतौर पर बिजनेस में एप्लीकेशन आपको समझ आए, इंडस्ट्री में एप्लीकेशन समझ आए। होपफुली स्टूडेंट इन एग्जांपल से फ़ायदा उठाएंगे, बिजनेस में जाके, इंडस्ट्रीज में जाके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।